आगामी चुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख दल अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। अलग अलग तरीके से कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाकर जनता के बीच पहुंचने की तैयारी में है। बीजेपी भी संकल्प यात्रा के जरिए लोगों के बीच जाने वाली है। आगामी 12 सितंबर को दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर से यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जो बिलासपुर जाकर समाप्त होगी। दूसरी तरफ सरगुजा संभाग के जशपुर से 16 सितंबर को यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का समापन बिलासपुर में किया जाएगा। समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। यात्रा के दौरान बीजेपी के पदाधिकारी मोदी सरकार की सफलताओं और राज्य सरकार की विफलताओं को भी बताने वाले हैं। यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है और शीघ्र ही आपको यात्रा की विस्तृत जानकारी मैं आप सबसे साझा करूंगा। बीजेपी सभी 90 विधानसभा सीटों को कवर करते हुए संकल्प यात्रा निकालने जा रही है, तो बीजेपी की संकल्प यात्रा पर कांग्रेस तंज कस रही है। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई मुद्दा नहीं बचा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसीलिए यात्रा निकाली जा रही है। मोदी सरकार की कौन सी सफलता ये लोग बताएंगे। महंगाई कम करने की बात कही थी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दे नहीं बचे। अब चुनाव जब चालू हुआ है तो यात्रा निकालने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही है और मोदी जी की कौन सी सफलताएं बताएंगे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की सफलता बताएंगे, या फिर किसानों की आय दोगुनी करने की सफलता बताएंगे, या 100 दिन में महंगाई कम करने की सफलता बताएंगे। कौन सी सफलता बताएंगे और 15 साल का कौन सा यशोगान करेंगे। 15 साल तो उन्होंने छत्तीसगढ़ का शोषण किया। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, कोई भी कवायद कर ले, ये जितना हमारी सरकार के खिलाफ बोलेंगे जनता उतना ज़्यादा इनसे दूर होते जाएगी। चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीजेपी भी प्रदेश भर में यात्रा निकालकर केंद्र सरकार की सफलताओं को लोगों को बताने वाली है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की असफलताओं को भी बताने जा रही है। लेकिन इस यात्रा का कितना लाभ बीजेपी को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों यात्रा और पदयात्रा को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है, क्योंकि बीते दिनों में 2018 से पहले का जिक्र कर लिया जाए तो मौजूदा बीजेपी की सरकार जो यात्रा विकास यात्रा के नाम से यात्रा निकाल के सभी विधानसभा में पहुंचने का काम करती थी, 2018 के बाद सत्ता का परिवर्तन होता है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के जरिए हर विधानसभा में अपनी यात्रा करते हैं और कहते हैं कि वो आश्वस्त है कि दोबारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब बीजेपी एक बार फिर से 20 सालों के बाद परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। 2 चरणों में यात्रा होगी। पहली दंतेवाड़ा से, दूसरे जशपुर से यात्रा निकलेगी। पहले चरण की यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो दूसरे चरण की यात्रा को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के JP नड्डा वो हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे और दोनों ही यात्राओं का समापन बिलासपुर में किया जाएगा और इसके जरिए बीजेपी 87 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच के अपने पक्ष में माहौल बनाने का दावा कर रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। पहले मेहमानों का ताल्लुक आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से केदारनाथ गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, बेहद ही वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। केदार जी, आपका बहुत स्वागत है। धनंजय ठाकुर जी कांग्रेस के सीनियर लीडर है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उचित जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में केदार जी आपसे करना चाहता हूं। 87 विधानसभा, लगभग 3000 किलोमीटर का ये सफर और उसके बाद बड़े नेताओं की सभा, क्या परिवर्तन हो पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से 4.25 वर्ष से जो कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार है, उसका जो मैं कहूंगा अराजक चेहरा सरकार का, जिसमें भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अपराध दूसरा बड़ा मुद्दा है, और आप देखें तो लगातार महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जिंदा भी जला दिया गया महिलाओं को, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ये बड़ी घटना प्रदेश में सामने आ रही है। और लूट खसोट, हत्या, चाकूबाजी,
इसकी घटना तो आम हो गई है, लगातार ये घटनाएं सामने आ रही है। तो जनता ने एक परिवर्तन का मन बना रखा है। मैं कहूंगा छत्तीसगढ़िया मन के बात है कि अब नहीं सहीबो बदल के रहीबो। ये बात जो जनता के मन में आई है उसको समझकर भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ ये परिवर्तन यात्रा प्रारंभ करने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक विधानसभा में विधायकों के खिलाफ एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है कांग्रेस की कि किसी ने कोई विकास का कार्य नहीं किया। इन घटनाओं के साथ साथ जो बड़ा विषय होता है कि समय के साथ रोड, रास्ते, नाली, बिजली, पानी की व्यवस्था जनता के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, वो किसी भी विधायक या मंत्री ने अपने क्षेत्र में नहीं किया, क्योंकि एक तानाशाही रवैया था कि मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्यमंत्री जी जो कहेंगे वहीं काम होगा। तो निश्चित रूप से एक इसका बड़ा दुष्प्रभाव विधायकों की कार्यशैली पर और जनता को भोगना पड़ा है और जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। चलिए अब जवाब ले लेते। धनंजय जी, ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार परिवर्तन यात्रा निकल रहा हो। 2003 में 20 साल पहले जब परिवर्तन यात्रा निकली, बीजेपी सत्तासीन हुई, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, लेकिन 2013 में आप लोगों ने परिवर्तन यात्रा निकाला। दुखद उसका अंत हुआ, जिसका जिक्र हम ना करें, दुखद अंत हुआ, लेकिन सत्ता का परिवर्तन नहीं हो पाया। फिर से 2023 में अब बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, तमाम आरोपों के साथ कि आपके सरकार ने धरातल पे कोई बेहतर काम नहीं किया है। एंटी इनकम्बेंसी जो दिखाई पड़ रही है उसका लाभ जो है बीजेपी लेगी। देखिए अवधेश जी, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, ररुआ सपनाए दार भात। कहने का तात्पर्य ये होता है, जो व्यक्ति खाने का आदी होता है ना, उसको सपने में भी खाना चाहिए, बैठा है वहां भी खाना चाहिए। वही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस निम्न स्तर तक जा सकती है, ये 2013 में पूरा प्रदेश ने देखा है। जब कांग्रेस पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाली, लगभग 70 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी परिवर्तन यात्रा मजबूती के साथ संपूर्ण हो गई। और जब दंतेवाड़ा क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में हमारी परिवर्तन यात्रा पहुंची, तो जिस प्रकार से तत्कालीन रमन सिंह की सरकार ने हमारी परिवर्तन यात्रा को जो सुरक्षा दिया, उसमें कटौती कर दिया। और एक झीरम घाटी में जो राजनीतिक धनंजय जी, एक मिनट टोक लेता हूँ आपको, टोको। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि दुखद अंत हुआ, हम उसकी चर्चा न करें। नहीं, मैं वहीं पे आना चाहता हूँ ना, वहीं पे आना चाहता हूँ। अब ये जो परिवर्तन यात्रा था, उस पे आ जाइए ना प्लीज। तो वहाँ पे जो घटनाएं हुई थी पूरा प्रदेश ने देखा है। बिल्कुल। और 15 साल तक यही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो विकास यात्रा निकालती थी। सरकार के लोग और पूरे प्रदेश की जनता दुखी होते थे, चाहे वो किसान हो, चाहे माता बहनें हो, चाहे युवा हो, पूरे लोग प्रदेश के दुखी होते थे। और भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा निकालती थी, विकास का ढिंडोरा पीटती थी। और आज जब पूरा प्रदेश खुशहाल हुआ है, किसानों को कर्ज माफी मिला है, उनके धान की कीमत 2660 रुपये मिला है, और 20 क्विंटल धान की खरीदी हमारी सरकार ने करने की घोषणा की है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, महिला स्वसहायता समूह की कर्ज माफी हुई है। रमन सरकार के दौरान जो अत्याचार आदिवासियों के ऊपर हुए थे, जिनको जेल में बंद किया गया था, उन निर्दोष आदिवासियों को जेल से रिहाई करने का भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। रमन सरकार के दौरान जो 1700 आदिवासी परिवार की जो जमीनें छीना गया था लहोंगी गुड़ा में, उसे लौटाया गया। तो निश्चित तौर पर जो आज पूरा प्रदेश खुशहाल है, तो इस खुशहाली से भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा हो रही है, इसलिए परिवर्तन की बात करती थी। प्रदेश की जनता भाजपा के चरित्र को समझती है, किस प्रकार से भाजपा झूठ बोलकर, व्यवस्था फैलाकर, नफरत फैलाकर राजनीति करती है। लेकिन एक सेकंड, ये परिवर्तन तो होगा, ये परिवर्तन होगा 2024 में। केंद्र में बैठी सरकार की विदाई है, जिसका चरित्र वादा खिलाफी है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पुनः 75 सीट जीतकर सरकार बनाएगी, और जो हम लोगों के जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं वो आगे बढ़ेगा। चलिए शुभकामनाएं आप लोगों को। मैं एक बार उचित जी के पास जाता हूं। उचित जी, परिवर्तन यात्रा का इतिहास छत्तीसगढ़ में रहा है, आपको क्या लगता है 2 चरणों में परिवर्तन यात्रा निकलेगी? अमित शाह दंतेवाड़ा से फ्लैग ऑफ करेंगे, जेपी नड्डा जसपुर से करेंगे, बिलासपुर में समापन होगा, पीएम मोदी संभवतः आ सकते हैं। क्या मैसेज है, क्या संदेश और क्या इम्पैक्ट होगा, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, कोई भी पद यात्रा हो, संकल्प यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, जो भी यात्रा है, इसके निश्चित तौर पर राजनीतिक लाभ होते हैं। आप किसी भी तरीके की भेंट मुलाकात भी हो, चाहे विकास यात्रा हो, जो भी है, निश्चित तौर पे राजनीतिक लाभ के लिए किए जाते हैं और राजनीतिक लाभ मिलता भी है। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो भारत जोड़ो यात्रा पे पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का हमला था और राहुल गांधी पर हंस रहा था कि क्या यात्रा निकाल रहा है भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा संपूर्ण सिनेरियो राजनीति का चेंज हुआ। तो इतिहास अपनी तरफ से है, एक लंबा इतिहास है कि उसको फायदा मिला, भले 1 साल न मिले, 2 साल न मिले, लेकिन लंबा इतिहास मिलता है। सवाल ये उठता है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है उसमें मुद्दे क्या रहेंगे।
क्या इनके मुद्दे केंद्र को सेंट्रिक रहेंगे, क्या इनके मुद्दे स्टेट को लेकर सेंट्रिक रहेंगे, क्योंकि नेता आपके हैं केंद्र के, मुद्दे आपके हैं स्टेट के। तो आप ये डिपेंड करता है कि आप किस पे चर्चा के लिए जा रहे हैं। मुद्दा आप अगर केंद्र के लेके मुद्दे के साथ आप जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे कर्नाटक बन जाएगा। स्टेट के मुद्दे आप जाइए, स्टेट के मुद्दे और स्टेट के लीडर उस पर होना चाहिए, वो कितना संजीदगी से उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, कितना उनके चेहरे को आप दिखाते हैं, ये बहुत मायने रखेगा इस यात्रा में। लेकिन ये बात तो एकदम कह सकते हैं कि यात्रा का लाभ इनको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक फेलियर स्टूडेंट आप मान सकते हैं, और फेल स्टूडेंट जो है जितनी मेहनत करके फिर वापस क्लास में एग्जाम देने जब उतरता है, बिल्कुल, तो आपने पिछला इतिहास भी लेके उतरता है कि मैं फेल हुआ हूं तो निश्चित तौर पर इस बार मुझे टॉप करना है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके की मेहनत जामवाल जी कर रहे हैं, माथुर जी कर रहे हैं, बीएल संतोष कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई कर रही है, आरएसएस कर रही है, बजरंग दल कर रहे हैं, विष्णु परिषद कर रहे हैं, और वो तमाम इकाई जिनके हम नाम नहीं ले सकते हो, न ले रहे हैं, जिसको हम अनुसांगिक संगठन भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी एक्स्ट्रा डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। उचित जी, एक्स्ट्रा डेमोक्रेसी भी कहा जाता है उसे। तो वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो जिस तरीके की तमाम मेहनत हो रही है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की इकाई द्वारा, तो निश्चित चलिए, बिल्कुल 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 आपने सही कहा कि राजनीतिक तौर पे लाभ जरूर मिलेगा। मैं एक बार केदार जी के पास फिर से रुक करूंगा। केदार जी, परिवर्तन तो होगा, लेकिन 2024 में कांग्रेस ये दावा कर रही है 2023 में 75 सीटों के साथ कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। देखिए, कांग्रेस तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, क्योंकि लगातार माननीय टीएस सिंहदेव जी जब भ्रमण कर रहे हैं और विधानसभाओं में जा रहे हैं तो वो स्पष्ट कह रहे हैं जो उनका गढ़ है सरगुजा, वहीं पर वो कहते हैं 14 में 2-4 आ गई तो बहुत बड़ी बात है, और मैं भी अगर 1-2 वोट से जीत गया तो जनता को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। तो माननीय उप मुख्यमंत्री ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, उनको पता है कि मैंने 36 वादे किए थे और 36 वादे करने के बाद आज मैं उनसे कोई भी वादे को पूर्ण नहीं कर पाया। तो उनके जो मन में पीड़ा है, वो जो चीजों को समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने पहले मना किया कि मैं घोषणा पत्र समिति में नहीं रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई आप घोषणा पत्र, वो बोले मैं नहीं रहूंगा, आप वादे करते हैं और पूरा करते नहीं है। तो जिस पार्टी में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं, जिनको इस बात का अंदेशा है, वो बार बार कहते हैं विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जनता त्राहिमाम कर रही है, आज अपराध की स्थिति क्या है। और निश्चित रूप से मैं बार बार विकास की भी बात करता हूं कि मुंह से, जबान से और घोषणाओं से प्रदेश नहीं चलता, देश नहीं चलता, उसके लिए काम करना होता है। जो भारतीय जनता पार्टी ने 55,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई, 56,000 से ज्यादा स्कूलें बनाई, 2 मेडिकल कॉलेज से 10 मेडिकल कॉलेज हो गए, जहां 4,300 मेगावाट हम बिजली का उत्पादन करते थे 2003 में, वो 22,000 मेगावाट तक के पहुंचा, और विद्युत की आपूर्ति सबसे बड़ी आपूर्ति होती है जो पूरी हुई, और कंक्रीटीकरण हुआ रोडों का। आज देखें तो बिजली की कटौती शुरू हो गई। ये 5 साल में रोड रास्ते बनाना तो छोड़िए, आज बिजली की कटौती में आ गए। जो सरप्लस स्टेट था, आज बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर किसान भाई तक इस बात की कंप्लेंट कर रहे हैं कि बिजली, आखिर प्रदेश कहां जा रहा है? 55,000 करोड़ का कर्ज ले लिया और आज कोई विकास का काम, कहीं रोड, नाली, पानी, बिजली पे इसको खर्च नहीं किया। कहां चले गए 55,000 करोड़ रुपए? क्या इसका जवाब है इनके पास? बिल्कुल जवाब ले ले। धनंजय जी, क्या आप लोगों के पास जवाब है? और आप लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, कुछ काम धरातल पे हुआ नहीं, दोबारा 75+ के साथ सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मुंगेरी लाल के सपने देखना और दिखाना एक काम भाजपा नेताओं का है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के धरती पर ही तो कहा था कि विदेशों में रहे काला धन को लाएंगे, हर नागरिक के खाता में 15-15 लाख रुपए जमा हो गए। कौन कहा था भाई? ये सपने किसने दिखाया था मुंगेरी लाल की तरह? और देखा किसने था? नरेंद्र मोदी जी ने देखा था। पूरे देश भर के युवाओं को कहा गया था कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेगा। आज 9 साल हो गए हैं, 18 करोड़ रोजगार मिलना था लोगों को, लेकिन 23 करोड़ रोजगार मिलने का काम वहां पे नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। अच्छे दिन आएंगे, अरे लोगों के सच्चे दिन को खत्म कर दिया अच्छे दिन के नाम से, और लोग आज त्राहिमाम कर रहे हैं। जो गैस का सिलेंडर 410 रुपए में कांग्रेस सरकार में मिलता था, उसमें 1200 रुपए की लूट और वसूली करने का काम केंद्र में बैठी सरकार ने किया है। अब जब देखा इंडिया गठबंधन में भारत जोड़ो यात्रा में जब नरेंद्र मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों का विरोध हुआ, लोगों का भय खत्म हुआ, लोग बोलना शुरू किए, तो मात्र 200 रुपए कटौती करके खुद का पीठ थपथपाते और कहते कि मैंने किया। अरे बढ़ाया भी तो आपने था। धनंजय जी, सवाल ये है कि बीजेपी
इन 87 विधानसभाओं में यात्राओं के जरिए 3000 किलोमीटर चलेगी। आप लोग के सामने एक बड़ा उदाहरण है कि राहुल गांधी जब यात्रा निकालते भारत जोड़ो, पैदल चलते हैं, उनकी इमेज ब्रांडिंग से लेकर तमाम चीजों पे कांग्रेस को एक बड़ा लाभ होता है। तो इस बात को कैसे इनकार किया जाए कि 87 विधानसभा में जब बीजेपी की यात्रा निकलेगी तो उन्हें लाभ नहीं मिलेगा? देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। अब कुछ देर पहले साथी प्रवक्ता केदार गुप्ता जी कह रहे थे कि सड़क नहीं है। जब परिवर्तन यात्रा में जब कार में चलेंगे ना, तब भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा बनाई गई सड़कें इनको नजर आएगी। भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा बनाए गए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल नजर आएंगे। जवाब ले जब एक सेकंड लीजिए। और भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा जो किसानों को कर्ज मुक्त किया गया है, किसानों को जो धान की कीमत सबसे ज्यादा दिया जा रहा है, और मंडियों में जो बड़े बड़े वो लगाए गए हैं, छावनी बनाया गया है, सारे चीज देखिए, ये इनको समझ में आएगा। केदार जी, आप लोग जब परिवर्तन यात्रा के जरिए सड़कों पे चलेंगे, वो वही सड़कें होंगी जो भूपेश सरकार ने बनाई है बीते 5 सालों में। उन्हीं स्कूलों में आपका कैंप होगा जिन स्कूलों को सरकार ने बनाया है। देखिए, जब आप ऐसा मेरे भाई धनंजय कह रहे होंगे उन सड़कों में चलेंगे, तो सड़क की स्थिति तो ये है कि आप रोड में, शहर की रोड में जब जाते हैं तो इतने गड्ढे हो गए हैं और उसको कोई मेंटेन नहीं, मतलब तो चिथड़ा नहीं लगा पा रहे हैं। जो रिपेयर मेंटेनेंस होता है ना, वो तक नहीं कर पा रहे हैं। खाली पूरा भ्रष्टाचार में पैसा कहां चला गया, ये कहते हैं ना कि कौन खा गया, कैसे खा गया, तो ईडी तो निकाल रही है एक एक हिसाब। और रानू साहू जी जब कलेक्टर थी ना कोरबा की, तो जयसिंह अग्रवाल कहते थे कि भाई ये रानू साहू वहीं का रोड बनाती जहां हिसाब किताब हो जाता है, जहां पैसे मिलते हैं वहीं का रोड बनता है। पर इनके मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं करते थे, क्योंकि पैसे का हिसाब कहां तक जाता है तो रानू साहू को पता था। और जब ईडी ने सुन लिया और आ गई और रानू साहू आज जेल में है, तो ऐसी तो रोड बनी है कांग्रेस की। आत्मानंद स्कूल की बात करते हैं, वहां पर सारे स्कूल हमारे बनाए हुए थे, रंग पेंट कर दिया। निश्चित रूप से आज आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के इतने स्कूल खोलेगी कि बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इन्होंने आत्मानंद खोला, वहां शिक्षक नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। हिंदी स्कूल को इंग्लिश स्कूल बना दिया, पर इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचरों की व्यवस्था नहीं है। भाजपा आज वादा करती है आत्मानंद स्कूल में टीचर्स भी होंगे और इतने स्कूल खुलेंगे कि बच्चों को कोई असुविधा नहीं होगी। उचित जी का रुख कर लेते, धनंजय जी मैं आपके पास आऊंगा। उचित जी, आपको क्या लगता है? मैं दरअसल पूरे डिबेट में एक्स्ट्रा डेमोक्रेसी मतलब ईडी का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन केदार जी ने उसका जिक्र कर दिया। आपको क्या लगता है ये तमाम अनुशासनिक संगठनों के जरिए और बीजेपी जो यात्रा निकाल रही है, क्या परिवर्तन होगा? क्योंकि हम मानते हैं कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, लेकिन सत्ता का क्या? देखिए डॉक्टर साहब, आपने जो इसका नाम भी परिवर्तन संसार का नियम आपने कहा, कि निश्चित तौर पे जो स्थिति है, मैंने कुछ दिन पहले लिखा था कि कुछ भी हो छत्तीसगढ़ को बहुत मजबूत विपक्ष मिलने वाला है। ये बात सत्य है कि इस बार का चुनाव 2023 का बहुत टफ चुनाव होने वाला है। किसी भी तरीके का जो अभी का डिफरेंस है वो डिफरेंस नहीं होंगे। जिस तरीके से डिफरेंस आने वाले हैं, जिस तरीके से एक चेक एंड बैलेंस और बराबरी की स्थिति आने वाली, ये मैं कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की मेहनत काबिल तारीफ है। वहीं पे जो प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि देखिए जो केदार जी की यहाँ क्राइम बढ़ गया, इससे मैं थोड़ा सा अपनी इतर रखता हूँ राय कि देखिए इस प्रदेश में मंदिर हसोत की घटना भी देखी है, तो जलियांवाला की घटना भी देखी है, हमने बहुत सारे इश्यूज देखे हैं। लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री, डॉक्टर रमन सिंह हो, अजीत जोगी हो, भूपेश बघेल जी हो, कोई भी अपने राज्य में क्राइम नहीं चाहता। क्राइम को लेकर आप किसी की तुलना मत, विकास की बात कर सकते हैं कि विकास की यात्रा जो है वो नहीं है। वहीं पे अगर आप जो है धनंजय जी बात कर रहे थे कि हम लोगों ने कर्जा मुक्त किया है, तो कर्जा मुक्त आपने ये किया है कि रायपुर दक्षिण को मान लीजिए आपने कर्जा मुक्त किया है, तो रायपुर जिले को आपने कर्जे में डाल दिया है। जब आपकी सरकार आई तो 17,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जे में था, और जब 5 साल बाद है तो 27,000 रुपए कर्जे में है। तो ये वैसे ही हो गया कि हमने रायपुर दक्षिण का पूरा किसानों को कर्जा माफ कर दिया है। लेकिन उस चक्कर में हुआ क्या कि पूरे रायपुर जिले को कर्जा बढ़ा दिया है। तो इस तरीके का कर्जा माफ करती है कोई भी सरकार, आप देख लीजिए। लेकिन ये जो चुनाव आने वाला है, ये बराबरी की स्टेज पे आएगा, बहुत हल्के में किसी को नहीं लेना चाहिए। मेहनत बिल्कुल ये बेहद सटीक आपका विश्लेषण है कि रायपुर दक्षिण को कर्जा मुक्त कर दिया, लेकिन रायपुर के 3 विधानसभाओं को कर्जों में लाद दिया। धनंजय जी, जवाब आपका। ये सटीक विश्लेषण नहीं बोलते, इसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। जब किसान कर्ज में थे तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है किसान को कर्ज मुक्त किया। इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 17,000 रुपए का कर्ज लाद दिया। मैं तो कहता हूं इस प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के
आय में भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद 49,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इसको बोलने से पता नहीं क्यों उचित शर्मा जी डर गए, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि विश्लेषण दोनों तरीके से होना चाहिए। जब आप कर्ज की बात कर रहे हैं तो उनकी आवक बढ़ा, उस पर भी आपको बोलना चाहिए, इतनी तो कम से कम ईमानदारी होनी चाहिए। खैर छोड़िए, दूसरी बात, आप केदार गुप्ता जी की मैंने बात सुना, सड़कों का जिक्र किया, ईडी की बात की, सड़कों का जिक्र किया, ईडी की बात की। अरे हमारे यहाँ ना, जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार सड़क बना रही है कि 18 करोड़ में बनने वाला सड़क 250 करोड़ बना रही है, और ईडी को समझ में नहीं आ रहा है वहाँ जाए कि नहीं जाए। ऐसी सड़कें हमारे प्रदेश में नहीं बनती है। हमारे सड़क प्रदेश में सड़कें मूल लागत बनती है। हमारे यहाँ ना भारतमाला का प्रोजेक्ट जो है ना, जो नरेंद्र मोदी सरकार बनाती है कि 15 करोड़ के सड़क जो प्रति किलोमीटर बनता है उसको 32 करोड़ बनाती है। ऐसी सड़कें हमारे नहीं बनती है। हमारे यहाँ मूल जो उसके कीमत उस आधार पर सड़क बनती है। हमारे यहाँ जो है ना आयुष्मान भारत योजना की तरह कोई भ्रष्टाचार या घपलेबाजी नहीं होती है। हमारे यहाँ कोई अयोध्या डेवलपमेंट की तरह ना वहाँ पैसों को लुटाया नहीं जाता है। और हमारे यहाँ कोई ना राम मंदिर के जमीन की आड़ में भाजपा नेताओं ने जो कब्जा किया जमीनों में, ऐसे काम नहीं होते। हमारे यहाँ सड़कें भी बनती है, हमारे यहाँ धरसा भी बनता है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना भी बनती है। और रही बात स्कूलों की, आप कर रहे थे ना, आपकी सरकार ने तो 3000 स्कूलें बंद किया था। अभी माता दंतेश्वरी के दर्शन के बाद अब जब वहां से परिवर्तन यात्रा में निकलेंगे ना, तो जितने स्कूल रमन सिंह ने बंद किए थे वो सारे स्कूलों के दरवाजे आपको खुले मिलेंगे और वहाँ बच्चे पढ़ते हुए दिखेंगे, और वहाँ अंग्रेजी माध्यम के भी स्कूल मिलेंगे। जवाब ले लेते धनंजय जी। बड़ी मैं तो कहूंगा धनंजय जी की बातें समझ के बाहर है। अरे बस्तर जहां से हम दंतेवाड़ा से शुरू करने वाले हैं, माता जी का दर्शन करके वहां पोटा केबिन स्कूलें चालू हुई। आदिवासी का बच्चा अगर पहली बार डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, तो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में बना। और संकल्प जैसे सुविधाएं शुरू हुई बच्चों को कोचिंग देने की। अरे कांग्रेसियों को तो मैं आज बोलूंगा कि बड़ा आप अपने आप को धन्य मानो कि मोदी जी की योजना, आयुष्मान योजना क्या है ये आपको पता चला। भारत माता का आप नाम ले पाए, उसे रोड के, अरे आखिर आपके पास था क्या? ये खाली कुछ नहीं। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ देते थे क्या? कुछ नहीं। आज आयुष्मान में आप घोटाला बोल रहे हैं, कौन कर रहा है? ये आपके प्रदेश में सरकार है, 5 लाख रुपए अगर गरीब को इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड से मिल रहा है तो आप उसको घोटाला कहते हैं? आपने घोटाला किया। जो चावल 5 किलो नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए भेजा, आपके अमरजीत भगत मंत्री हैं, विधानसभा में कबूल किया कि हाँ इसमें हमने घोटाला कर दिया और इसमें बिल्कुल जो कमी है चावल की उसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। आपने माना। अरे आपने चौके से चावल चुराया है महिलाओं के, आपने झूठ बोला है शराबबंदी के बारे में, और आप किस मुंह से? मैं कहता हूं 5 साल आपने विकास किया तो जाए अपने विकास को बताएं। कौन सा रोड बनाया है बताएं, कौन सा रास्ता बनाया, कहां बिजली के नए पोल लग गए, कौन सी इंडस्ट्री। आपके मुख्यमंत्री जी तो यूपी में जाकर झूठ बोलते हैं कि टमाटर की फैक्ट्रियां लगा दिया। कहां है भाई साहब, कौन सी फैक्ट्री लगा दी? ऐसा झूठ बोल के प्रपंच रख के आप काठ की हांडी को एक बार चढ़ा सकते हैं, बार बार चढ़ने वाली नहीं है। धनंजय जी को जवाब देना चाहिए। धनंजय जी, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जो है ना, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी झूठ नहीं बोलते हैं, वो जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। कहाँ है टमाटर फैक्ट्री? धनंजय भाई बता दो, मैं पूछ रहा हूँ। सुन लीजिए ना, वहाँ जाके राहुल जी के सामने कहा था, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बोलिए आप, बोलिए आप, बोलिए ना। सुन रहा था धनंजय जी, आप बोलिए ना। चलिए ना, हमारे मुख्यमंत्री झूठ नहीं बोलते। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि बिहार में मैंने एम्स बना दिया, आज बिहार में जनता एम्स को ढूंढ रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी के झूठ नहीं बोलते हैं कि मैंने गरीबों का उत्थान कर दिया। आप आयुष्मान योजना की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर अगर नीयत साफ होती तो गरीबों को लाभ मिलता। 9 लाख आयुष्मान पंजीयन 3 फर्जी नंबर पर, तीनों वीआईपी नंबर, 85,000 मृतकों के नाम से पैसा निकाल के नरेंद्र मोदी की सरकार डकार गए। ये कैसी सर गरीबों की सरकार है? और राशन, हमारी सरकार तो 70 किलो राशन देती थी और आवाज छीन लिया गरीबों का, प्रधानमंत्री आवाज नहीं दिए। 16 लाख मकान नरेंद्र मोदी ने भेजे थे छत्तीसगढ़ियों के लिए, 16 लाख मकान खा लिया आप। 16 लाख मकान गरीबों का भेंट चढ़ गया। ये कांग्रेस सरकार की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस सरकार ने गरीबों का गरीबों से लेना जानते हैं, गरीबों को देना नहीं जानते। धनंजय जी, समय का अभाव है, नहीं तो चर्चा में और जारी करते। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उचित जी आपका शुक्रिया, केदार जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। 12 और 16 सितंबर से यात्रा निकलेगी। 87 विधानसभा में ये यात्रा जाएगी। हम सबकी शुभकामनाएं केवल इस बात को लेके है कि 25 मई 2013 का इतिहास छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में कभी ना दोहराया जाए, और इसके लिए जो पर्याप्त साधन संसाधन है उसका भी इंतजाम किया जाए। राजनीतिक असर चाहे जो भी हो, लेकिन प्रशासनिक
राजनीतिक तौर पे इसका असर निश्चित तौर पे धरातल पे होना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।